Hey everyone, first of all, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Garg Classes. Hope you all are doing great. So guys, as you know, इससे पहले की क्लासेस में हम HRM टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम जो है HRM यूनिट के अंदर ही आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक टॉपिक गिवन है जो कि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा था. वही जो है उसी के कुछ एक टॉपिक आपके एनटीए यूजीसी नेट के अंदर रेलेवेंट गिवन है जो कि हमें डिस्कस करने होंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज एटीट्यूड. गाइस, व्हाट इज एटीट्यूड? बहुत बार हम कहते हैं ना कि यार इस बंदे में तो कितना नेगेटिव एटीट्यूड है, कितना एटीट्यूड है इसमें, तो इवन हम ये बोलते हैं. तो फाइनली एटीट्यूड होता क्या है? तो देखो हम हमेशा एटीट्यूड को एक नेगेटिव वे में लेते हैं कि लाइक बहुत एटीट्यूड है इसमें, तो ये तो बात ही नहीं करेगा हमसे. बट एवरी टाइम एटीट्यूड इज नॉट इन द नेगेटिव सेंस. हमेशा वो नेगेटिव सेंस में नहीं होता. एटीट्यूड आपका पॉजिटिव सेंस में भी होता है. लाइक अगर मैं बोलती हूँ कि यस हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, तो एटीट्यूड का मीन्स अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? एटीट्यूड होती है एक मेंटल स्टेट एक इंडिविजुअल की. मीन्स आप किसी सिचुएशन में किस तरह से आप जो है डील करते हो, किस तरह से आप जो है बिहेव करते हो, दैट इज योर एटीट्यूड. आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे वो आपका एटीट्यूड होता है. लाइक अगर आप किसी सिचुएशन में, अभी आपका एग्जाम है, अगर आप पहले से ही नेगेटिव रखोगे अपने व्यू पॉइंट को कि यार टाइम कम है, कैसे करेंगे, बहुत पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, तो आप कैसे उस चीज को क्रैक कर पाओगे जब आपकी मेंटल स्टेट जो है, आपकी माइंड की स्टेट ही आप पहले से उसको नेगेटिव बना रहे हो. और अगर आप उसी चीज को पॉजिटिव वे में देखते हो कि हाँ कोई बात नहीं, अभी तो हमारा मई में एग्जाम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे, तो वो आपका पॉजिटिव वे है. तो आप जो है उसको फिर मोटिवेशन के साथ करोगे, आप अपनी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव वे में रखोगे. यही आपका एटीट्यूड होता है. तो एटीट्यूड जो है वो आपके क्या होते हैं? आपके रेफरेंस, मतलब आप किसी चीज को, किसी सिचुएशन पे किस तरह से उसे देखते हो. हमेशा कहते हैं ना हर चीज को पॉजिटिव वे में डील करो, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है. तो आप अगर एक नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव वे में देखोगे तो ही आप जो है विनर बनोगे, अदरवाइज आप कभी विनर नहीं बनते. अगर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, लाइक अगर आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया और आप अगर क्रैक नहीं कर पाए, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो ही आप नेक्स्ट टाइम कर पाओगे ना, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. आप उसको पॉजिटिविटी में लो कि यस कोई बात नहीं, फेलियर हुआ तो क्या हुआ, फेलियर से ही तो विनर बनते हैं. जो विनर होता है वो ऐसे ही विनर नहीं बनता, उसने बहुत सारी फेलियर जो है वो पहले गेट की होती है. तो यही आपका एटीट्यूड कहता है. तो देखिए एटीट्यूड इज मोर और लेस स्टेबल set of predisposition of opinion, interest or purpose involving expectancy of a certain kind of experience and readiness with an appropriate response. तो attitude क्या होता है कि कोई भी more या less स्टेबल सेट ऑफ प्रीडिस्पोजिशन ऑफ ओपिनियन. आप अपने ओपिनियन को, आप क्या सोचते हो, आप उसे किस तरह से, कुछ ज्यादा किस वे में ले रहे हो या कम वे में ले रहे हो, आपका इंटरेस्ट और आप किस पर्पज से जो है किसी आपने कोई एक्सपीरियंस गेन किया या किसी भी आप एकदम से रिस्पॉन्स करते हो, तो आप उस चीज को किस तरह से शो करोगे, किस तरह से आप जो है दूसरों के सामने रखोगे, वो आपका एटीट्यूड कहलाता है. तो इसे हम बोल देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप किसी सिचुएशन में किस तरह से रेफरेंस देते हो, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो. तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? बैकग्राउंड अगेंस्ट विच फैक्ट एंड इवेंट्स आर व्यूड. एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है जिसके अगेंस्ट ही हम किसी चीज को देखते हैं. मीन्स आपने कोई बात बोली तो आपने कोई बैकग्राउंड दे दिया, जिस वे से आपने वो बात बोली उसको किस वे से ले रहे हैं, समझ रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है? एटीट्यूड. और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एटीट्यूड. अभी तो जस्ट मैंने आपको एटीट्यूड का मीनिंग बताया. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एटीट्यूड जो है वो बहुत मैटर करता है.
क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आएगी तो ही वो मार्केट में सक्सेस गेट कर पाएगी। अगर वो आते ही मार्केट में ये सोचेगी कि नहीं पहले से ही बहुत अच्छे मतलब बहुत हाई क्वालिटी के जो है प्रोडक्ट्स मार्केट में पहले से ही बिक रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी है, तो हमारा प्रोडक्ट कहाँ टिकेगा, अगर वो यही सोच के मार्केट में आएगी तो कहाँ से सक्सेस गेट करेगी ना। हर कोई कंपनी मार्केट में जब आती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आता है कि यस मेरा प्रोडक्ट मार्केट में हर एक प्रोडक्ट को फेल करेगा। तो यही क्या होता है, उनका एटीट्यूड होता है। तो यही बात जैसे मैंने आपको बोली, ये क्या है, एक वे होता है लुकिंग और एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू एट समथिंग। किसी चीज के ऊपर एक इंडिविजुअल का व्यू पॉइंट क्या है, दैट इज कॉल्ड योर एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुआ? Just a minute. Yes. सो एटीट्यूड जो है वो क्या होगा, ये मिक्सचर होता है आपका किस चीज का, बिलीफ का, आपके फीलिंग्स का, जो कि पीपल्स की होती है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्पेसिफिक आइडिया को या अदर पीपल के रिगार्डिंग जो भी आपके फीलिंग्स है, जो भी आपके बिलीव्स है, वही आपका एटीट्यूड बन जाता है। किसी भी पर्सन को लेकर अगर हमारे मन में ऑलरेडी जो है अच्छी फीलिंग्स आती है, लाइक हमें वो अच्छा लगता है, तो ऑलरेडी हमारे लिए जो उसका एटीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव वे में होगा। वहीं अगर हमें वो पर्सन अच्छा नहीं लगता तो हमारा एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव वे में जाएगा। तो कुछ एक इसके एग्जांपल्स अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो लाइक ही हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट द चेंजेस, जो भी चेंजेस होते हैं उसके रिगार्डिंग उस पर्सन का एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है। या फिर अगर हम बोले शी इज अ फ्रेंडली एंड हैज अ गुड एटीट्यूड, कि वो एक फ्रेंडली लड़की है और उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। ही वाज शोइंग सम एटीट्यूड ड्यूरिंग प्रैक्टिस टुडे सो द कोच बेंच्ड हिम, आई लाइक माय फ्रेंड्स, दैट मींस आई एम एक्सप्रेसिंग माय एटीट्यूड टुवर्ड्स माय फ्रेंड। तो ये सब क्या है, ये हम अपना एटीट्यूड ही तो बता रहे हैं कि लाइक मैंने बोला कि कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसको लेकर मैं एक अच्छा मोटिवेशन फील करता हूँ, और कुछ एक बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी डर जाते हैं, तो उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है उस रिगार्डिंग, राइट। तो ये आपके जो है कुछ एक एग्जांपल्स है एटीट्यूड के लेकर। आई थिंक आपको एटीट्यूड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब आती है कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स एटीट्यूड की, कि एटीट्यूड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले आती है एटीट्यूड ऑफ प्री डिस्पोजिशन। तो प्री डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी अभी आप लोगों को क्लियर किया कि एटीट्यूड जो है इसके अंदर आप जो है मतलब एडवांस में जो है किसी चीज के रिगार्डिंग आप पहले से ही ट्रीट करना शुरू कर देते हो, बिहेव करना शुरू कर देते हो, या कोई किसी भी चीज को लेकर आपके अंदर जो एकदम से फीलिंग आती है, दैट इज योर एटीट्यूड। अब प्रीडिस्पोजिशन का मतलब ही ये होता है कि आप पहले से ही जो है कुछ अनुमान लगाना, पहले से ही रिएक्ट करना किसी सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो एटीट्यूड क्या होता है, प्रीडिस्पोजिशन होता है पर्पस का, इंटरेस्ट का और ओपिनियन जो है लोगों का, ताकि वो किसी ऑब्जेक्ट को फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन में डील कर सके। जैसे आपके सामने कोई भी बात बोली जाती है, जैसे अभी बोला कि एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो मई में होगा। ठीक है, तो एकदम से ये बात सुनते ही आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज योर एटीट्यूड। और यही होता है एटीट्यूड और प्री डिस्पोजिशन, मतलब पहले से ही एकदम से आपने जैसे रिएक्ट किया फर्स्ट सुनते ही, वो आपका जो है क्या कहलाता है, प्री डिस्पोजिशन होता है, एकदम से आपके इंटरेस्ट को शो करता है। फिर आता है एटीट्यूड आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज। यस, आपकी वैल्यूज से आपका एटीट्यूड अलग होता है, क्योंकि वैल्यूज तो क्या होती है, हमारे आइडियल्स होते हैं, जो चीज हमें पता है कि लाइक ये हमारे लिए अच्छी है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। जबकि एटीट्यूड मतलब वैल्यू बहुत वाइड होती है, जबकि एटीट्यूड तो सिर्फ और सिर्फ हमारी फीलिंग्स होती है। लाइक अब आपको पता है कि आपका कोई काम करने को मन कर रहा है, सपोज जस्ट अ एग्जाम्पल, कि आपको जो है पता है ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरे एथिक्स के खिलाफ है, मेरी वैल्यूज के खिलाफ है, लेकिन आपका मन कर रहा है वो चीज करने का। तो यहाँ क्या है, योर वैल्यूज जो है वो बहुत ब्रॉड है, आपके वैल्यूज आपको कुछ और कह रहे हैं जबकि आपकी फीलिंग्स कुछ और कह रही है। तो इसीलिए एटीट्यूड और फीलिंग्स दोनों अलग अलग हो सकती है, दोनों अलग अलग होती है। देन आता है एटीट्यूड्स आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। एटीट्यूड आपके इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को लेकर फेवरेबल हो या अनफेवरेबल है, उस चीज को पता लगाने में एटीट्यूड हेल्प करता है। जो चीज आपको नहीं पसंद होगी आप डायरेक्ट उससे अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे, राइट। और जो चीज आपको अच्छी लगेगी आप उसके फेवरेबल में जाओगे। तो ये जो है ये एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट होती है, जो कि इवैल्यूएट करती है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपकी जो कंसर्न है, आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
एटीट्यूड इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, यस आपका एटीट्यूड जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उसको इफेक्ट करता है। वो किसी भी तरह से कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव वे से। अगर आपके साथ आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो कि आपके अगेंस्ट है, मीन्स आप वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपके साथ ऐसा कुछ हो गया, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बैड मोड आ गया, हम कहें बैड टर्निंग पॉइंट आ गया, तो वो आपकी पूरी लाइफ पर इफेक्ट करेगा। आप जो है कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग जो है नहीं ट्रीट कर पाते उस चीज से, जबकि कुछ लोग उसको पॉजिटिविटी में लेकर जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो वो क्या है, वो आपके ह्यूमन के बिहेवियर को अफेक्ट किया ना। आप जो है किसी चीज से आपके अपने फ्रेंड से लड़ाई हो गई, आपका पूरा दिन मूड ऑफ रहेगा, आप पूरा दिन जो है गुस्से में रहोगे, तो ये क्या है, ये आपके ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट किया ना आपके एटीट्यूड ने। लाइक आगे एटीट्यूड हैव इंटेंसिटी, एटीट्यूड के क्या है, इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ जो है इफेक्टिव कंपोनेंट की। एटीट्यूड के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है कुछ भी काम करने की। जैसे कि अगर आपको कोई भी पर्सन पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप किस हद तक उसे पसंद नहीं करते, वही आपका डिटरमाइन करेगा उस पर्सन को लेकर आपका एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ किसी ने जो है लाइफ में बहुत ज्यादा बुरा किया, सपोज करो जस्ट, ठीक है, तो उसको लेकर आपके मन में बहुत नफरत हो जाएगी ना। और वही दूसरी तरफ अगर किसी ने आपकी भलाई के लिए आपके साथ बुरा किया और आपको ये बात पता है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर से गुस्सा आएगा, बट इन द डेप्थ आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा। तो ये डिटरमाइन करता है कि आपकी इंटेंसिटी, आप किस हद तक जो है आपका एटीट्यूड नेगेटिव है या किस हद तक आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पॉजिटिव वे में ले, तो अब आपको पता है कि आपका कितना डिटरमाइंड हो आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, आपके जेआरएफ के लिए आप कितने डिटरमाइंड हो, वही आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करेगा। अगर आपका पूरा लक्ष्य है कि मुझे तो जेआरएफ ही चाहिए, तो आप जो है आपका एटीट्यूड चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, इवन चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, आपका एटीट्यूड उस टाइम पे पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज यू आर डिटरमाइंड टुवर्ड्स योर एक्शन, टुवर्ड्स योर गोल। ओके, देन आता है एटीट्यूड आर लर्नड। इसका मतलब क्या है, एटीट्यूड जन्म से ही नहीं आता। आप पैदा होते हो तो आपको ये भी नहीं पता होता कि फीलिंग्स क्या होती है, किसने क्या बोल दिया, किसने क्या हर्ट किया मुझे, ये जन्म से नहीं होता, ये तो सीखा जाता है। जब हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जब कोई हमें कोई बात बोलता है, तब ये चीज अपने आप डेवलप होती है, कोई जन्म से नहीं होती। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एटीट्यूड की। अब आते हैं एटीट्यूड के कंपोनेंट्स। आपका जो एटीट्यूड है उसके 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी पढ़ोगे, दैट इज अफेक्टिव, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव। तो ये 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर जो है वो आपका एक एटीट्यूड बनता है। तो अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये 3 कंपोनेंट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, दैट इज योर कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। कॉग्निटिव कंपोनेंट्स क्या होता है, अब ये देखिए। तो देखो, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना किसके रिगार्डिंग होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू योर माइंड, आपके माइंड के रिगार्डिंग जो होता है। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है ना एटीट्यूड का, वो किसके साथ एसोसिएट होता है, आपके वैल्यू स्टेटमेंट के साथ। आपके जो भी आपकी वैल्यूज है, आपके बिलीफ है, आपके जो एथिक्स आपको बोलते हैं करने के लिए, आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से लेके जो भी आपकी वैल्यू सिखाई है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ये काम हमें करना है, ये काम हमें नहीं करना, उसके रिगार्डिंग आपके कॉग्निटिव, जहां पर आपका माइंड लगता है। अब आपको पता है ना हमें चोरी नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया है कि चोरी करना पाप है, और वो आपके माइंड जो है उसमें बैठ चुका। अब अगर कभी आपके मन में होगा तो यस, आपका माइंड बोलेगा नहीं बेटा ये गलत है, ये हमें नहीं करना। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट एसोसिएट करता है आपकी वैल्यू से, जिसमें आपके वैल्यू, आपके बिलीफ, आपके आइडिया और अदर इंफॉर्मेशन आएगी, जिसके अंदर एक इंसान बिलीव करता है। हम बिलीव करते हैं गॉड के अंदर, हमें पता है अगर हमने कुछ भी गलत किया ना, वो ऊपर वाला तो हमें देख रहा है, वो तो हमारे साथ बुरा कर सकता है। तो वो सारी चीजें आपके कॉग्निटिव कंपोनेंट के साथ डील करती है। एग्जांपल है यहाँ पर, क्वालिटी ऑफ सिंसियर हार्ट इज अ फेथ और वैल्यू स्टेटमेंट दैट अ मैनेजर में है। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक मैनेजर के अंदर क्या होनी चाहिए, कि उसे पता है कि उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो है एक फेथ रखे, एक
ट्रस्ट बना के रखे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और पूरी मेहनत से अपना काम करे, तो ये क्या है, ये उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा उस मैनेजर का। उसे पता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज के लिए रखा है, इसीलिए रखा है ना कि मैं सब काम अच्छे से कर सकूं, इस कंपनी का मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट को मैं पूरा करूं। तो ये क्या होगा, उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा, उसके एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा। जब भी वो कोई काम करेगा पहले उसकी वैल्यूज बोलेगी, हाँ ये काम तुझे करना है या ये काम तुझे नहीं करना। फिर आता है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट की अगर हम बात करें, अफेक्टिव किसके रिगार्डिंग होता है, आपने टीचिंग में पढ़ा होगा, अफेक्टिव आपके रिगार्डिंग होता है आपके हर्ट के रिगार्डिंग, मतलब आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आप किसी अनदर पर्सन के रिगार्डिंग आपके फीलिंग्स क्या है, वो जो है आपके अफेक्टिव कंपोनेंट्स में आती है। ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है और इवन आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे ना कोई पर्सन पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ड्रिंक करता है, वो ऑनेस्ट नहीं है, वो सबसे झूठ बोलता है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। सो ये क्या है, ये मेरी फीलिंग्स है उसके रिगार्डिंग कि भाई वो कोई काम अच्छा ही नहीं करता, मैं क्यों उसको पसंद करूं। ठीक है, तो यही यहाँ पर होता है अफेक्टिव, जहां हम अपने फीलिंग्स दूसरों के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। फिर आता है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट। तो बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है, ये आपका एसोसिएट होता है किससे, इम्पैक्ट ऑफ वेरियस कंडीशन और सिचुएशन दैट लेड टू पर्सन बिहेवियर, कि सिचुएशंस का, कंडीशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर जिसकी वजह से एक पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, घर पे लड़ाई हो गई आपकी, तो ऑब्वियसली पूरा दिन मूड ऑफ रहेगा, कुछ खाने का मन नहीं, कुछ पीने का मन नहीं, क्यों, क्योंकि मम्मी से लड़ाई करी है हमने तो उससे क्या है, हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट हुआ ना, पूरा दिन लड़ाई करने, मतलब लड़ाई करने की वजह से पूरा दिन वेस्ट गया। ठीक है, या किसी ने आपको जो है, आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गई, उसने कुछ बुरा भला बोल दिया, तो आप मुंह सुजा के बैठे रहोगे, राइट। तो ये क्या है, आपका एटीट्यूड इसकी वजह से भी तो इफेक्ट हुआ। तो बेसिकली आपका एटीट्यूड जो है वो 3 कंपोनेंट से इफेक्ट होता है। फर्स्ट वन योर कॉग्निटिव, दैट इज रिलेटेड टू योर वैल्यूज, कि आपकी वैल्यूज क्या कहती है, आपको ये काम करना है नहीं करना, उस रिगार्डिंग आप जो है उसके अकॉर्डिंग अपने एटीट्यूड को शो करते हो। सेकेंड वन आपकी फीलिंग्स क्या कहती है, एंड थर्ड वन सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन ही आपके अगेंस्ट चल रही है तो भाई आपकी फीलिंग का कोई फायदा नहीं। अब आप करने कुछ अच्छा जा रहे हो आपके साथ बुरा रहा है, तो अब यहाँ पर अब आप भी क्या करोगे, ऑब्वियसली थक हार के बैठ जाते हो, लेकिन हमें बैठना नहीं है, हमें दोबारा चलना है, हमें दोबारा आगे बढ़ना है। तो ये थे आपके जो है 3 कंपोनेंट जिसकी वजह से जो है आपका एटीट्यूड जो है अफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, जो cognitive and affective component are basis for such behavior. Former 2 component cannot be seen. Only the behavior component can be seen. ये देखो, जो cognitive component और जो affective component होते हैं, ये important question बनेगा, प्लीज इसको राइट डाउन कर लेना साथ के साथ। कॉग्निटिव और अफेक्टिव जो है ये क्या होते हैं, आपके इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल का मतलब है कि अनदर पर्सन इसको नहीं देख सकता। लाइक मेरी वैल्यूज क्या है मुझे पता है ना, आपको तो नहीं पता। मेरी फीलिंग्स क्या है वो मुझे पता है, सेकेंड वन को नहीं पता। लेकिन मेरा बिहेवियर, जिस वे से मैं डील करूंगी, अब वो तो आप लोगों को पता चलेगा ना। अब मेरा मूड अगर ऑफ है तो मैं सारा गुस्सा किस पर निकालूंगी, सामने वाले बंदे पर निकालूंगी। और आपने सुना भी होगा, आपने कई बार देखा भी होगा, मोस्ट ऑफ, अगर मैं कॉलेज लाइफ की, स्कूल लाइफ की बात करूं, कई बार टीचर हमें बेवजह डांट देती है, राइट। फिर आप बोलते हो पक्का घर से लड़ाई करके आई है ये मैडम, है ना। तो ये क्या है, वो बिहेवियर तो हमें दिखा ना कि यस उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, लेकिन वो बिहेवियर के पीछे रीजन क्या था, वी डोंट नो अबाउट दिस। तो यही आपने क्या बोला है, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव जो है वो आपके सीन नहीं होते, बट योर बिहेवियर जो है वो आपका दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में अब इसके एग्जाम्पल्स ही है इन तीनों के, आप देख सकते हैं। ये है कॉग्निटिव, देन अफेक्टिव एंड देन बिहेवियर का एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा। कॉग्निटिव में देखो, आई लाइक एक्स ब्रांड कार बिकॉज दे गिव मोर देन 20 किलोमीटर माइलेज ऑन पेट्रोल। मुझे ना, सपोज करो ये वाली कार है BMW, जिसको जो जो पसंद है वो कार लिख लेना, ओके। ये BMW कार है, मैंने बोला मुझे BMW कार पसंद है क्योंकि यहाँ पर मैं दिमाग से सोच रही हूँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं, कोई बिहेवियर नहीं, यहाँ मैं दिमाग से सोच रही हूँ, क्योंकि ये कार है ना, ये 20 किलोमीटर जो है पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल की माइलेज देती है। तो भाई ये बहुत सही है, सस्ती है। वैसे BMW के
यहाँ पर सेट नहीं बैठ रही, बट हमें सोचने में क्या जा रहा है, राइट। तो ये कार मुझे अच्छी लगती है। फिर अफेक्टिव बोलता है, मेरी फीलिंग्स बोलती है नहीं ये वाली कार BMW नहीं, हम तो कौन सी लेंगे, बताओ कौन सी कार पसंद है, कोई भी ले लो जो भी आपको पसंद हो। सपोज मैंने बोला कि मुझे तो ओडी चाहिए, ठीक है। अब मतलब मेरा दिमाग तो बोल रहा है कि BMW ले ले कि वो पर लीटर माइलेज देती है 20 किलोमीटर की, बहुत अच्छी है। फिर फीलिंग्स आती है, कहती है नहीं नहीं हम तो ओडी लेंगे भाई, उसमें 4 छल्ले वाली गाड़ी होती है, उसमें तो बैठ के मजा ही आ जाता है, घूमने जाओ, ऊपर खिड़की होती है, अपना घूमो फिरो मजे करो, ठीक है। मेरी फीलिंग्स ने ये बोला। फिर मेरा बिहेवियर क्या कहता है, मेरा बिहेवियर कहता है कि मैंने जो है ना ये कार पहले खरीदी थी, मैंने ओडी पहले खरीदी थी कि ठीक है अच्छी कार है, एक्सपीरियंस अच्छा है, घूमने जाओ ठीक है बढ़िया है, लेकिन ना हम मतलब इसका खर्चा बहुत है या कुछ भी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस इस पे अच्छा नहीं रह चुका, मैंने पहले ये खरीदी थी पर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो मुझे दूसरी कार चाहिए। या फिर आप ये बोलो हाँ मुझे ओडी चाहिए क्योंकि मैंने पहले ये खरीदी हुई है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ बिहेवियर क्या कह रहा है कि आपने ये पिछले पहले खरीदी हुई कार है और इसको चलाया भी हुआ है और आपको जो है कंफर्टेबल भी लगा इसको चलाने में, मीन्स आपका बिहेवियर अब ये बोल रहा है कि पहले आप ये चीज कर चुके हो और आपको पता है कि यही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, सब कुछ बेटर है, तो मुझे ये कार खरीदनी चाहिए। तो यहाँ आ गए ना तीनों एग्जाम्पल। कोग्निटिव में ने बोला कि हाँ सस्ती पड़ रही है, फीलिंग्स आई कि नहीं कंफर्टेबल, मतलब मजा भी तो आना चाहिए, लोगों को देखते हुए ऐसे भी तो लगे हाँ भाई देखो कौन सी कार में बैठ के जा रहे हैं। बिहेवियर ने बोला पहले भी तो चला के देखी हुई है ना ये कार, चलाने में अच्छी है, कंफर्टेबल है, तो हमें ये खरीदनी चाहिए। तो ये है आपके 3 कंपोनेंट्स आपके एटीट्यूड के। फिर अब आते हैं आपके फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड का फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करते हैं एटीट्यूड का, तो वो अब हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले तो देखिए जो आपके फंक्शंस है ये दिए किसने, ये दिए हैं आपके डैनियल कर्ट्ज ने। किसने दिए आपके एटीट्यूड के फंक्शन, डैनियल कर्ट्ज ने, जिसने 4 फंक्शन जो है एटीट्यूड के बताए। फर्स्ट वन योर एडजस्टमेंट फंक्शन, सेकंड वन योर ईगो डिफेंसिव फंक्शन, third one your value expression function, and fourth one your knowledge function. So we have 4 functions of attitude: adjustment, ego defensive, value expressive and knowledge। इन चारों के बारे में अभी हमने पढ़ना है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन चारों को पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी डाउट है या किसी भी अदर टॉपिक्स के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो गाइस यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आपको वीडियोस मिल जाएगी। ओके, तो हियर फर्स्ट फंक्शन इज दैट एडजस्टमेंट फंक्शन। तो गाइस देखिए एडजस्टमेंट फंक्शन क्या होता है कि एक एटीट्यूड जो है वो क्या है, एक काम करता है एक पीपल की एडजस्ट करने में, उसके वर्क एनवायरनमेंट में भी। कैसे, देखो अब अगर आप जो है एक एम्प्लॉय के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छे से ट्रीटमेंट की जा रही है, अच्छे से उनको वर्क एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छे से जो है काम उनसे करवाया जा रहा है, तो वो क्या होंगे, खुश होंगे। तो उनका एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो उससे क्या है कि वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से जो है अपना पूरा ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए एटीट्यूड क्या हेल्प करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडजस्टमेंट फंक्शन के तरह से काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की हेल्प करता है कि वो अपने वर्क एनवायरनमेंट पे एडजस्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट एटीट्यूड क्या काम करता है, ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव का मतलब क्या है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना के रखने का काम करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिटेन करना सेल्फ इमेज और डिग्निटी को। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम टू टाइम न्यू पर्सन्स को रिक्रूट करते रहते हैं और यही ट्राई किया जाता है कि जो भी न्यू पर्सन आएंगे उनमें क्या है, न्यू स्किल्स होनी चाहिए, फ्रेश आइडियाज होने चाहिए, या फिर मतलब एक अलग क्रिएटिव माइंड्स होना चाहिए। तो अब जो न्यू पर्सन जो क्रिएटिव माइंड के साथ आएंगे तो पुराने वाले पर्सन्स को कहीं ना कहीं एक डर बना होता है अपने माइंड में कि कहीं अगर इन्होंने अच्छा काम किया तो हमें तो निकाल देंगे। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए वो लोग अपना पूरा 101% देते हैं और वो भी
ट्राई करते हैं कुछ क्रिएटिव करने की, तो इससे क्या है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखने का काम करते हैं। तो ये भी क्या है आपका एटीट्यूड जो है हेल्प करता है, एटीट्यूड का काम होता है, या एटीट्यूड एज अ ईगो डिफेंसिव फंक्शन के वे में भी काम करता है। फिर आता है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि एटीट्यूड इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है एक बेस कि वो क्या कर सके, अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस कर सके, अपने वैल्यूज दूसरों को बता सके। ये एटीट्यूड का क्या है काम होता है। कि तो इसमें जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, एक मैनेजर आपको पता है जिसकी वैल्यू क्या है, ऑनेस्ट है एंड सिंसियर वर्क, मतलब उसको पता है कि उसने ऑनेस्ट तरीके से काम करना और सिंसियरली तरीके से काम करना है, तो वो ज्यादा वोकल होगा अगेंस्ट एक एम्प्लॉय के जो कि बहुत कैजुअल अप्रोच रखता है वर्क के। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक मैनेजर अपनी वैल्यूज को ऊपर रखता है, तो एटीट्यूड जो है वो एक ऐसा मतलब एक फंक्शन क्या परफॉर्म करता है कि वो अपनी वैल्यूज एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। लाइक अगर मुझे पता है मेरी वैल्यूज क्या है कि मुझे ऑनेस्टली काम करना, और मेरे वैल्यू मेरे एथिक्स भी मुझे ये बोलते हैं कि आपको जो वर्क दिया है वो आप पूरी 101% एफर्ट्स लगा के करो। तो अगर मैं अपने वैल्यूज को एक्सप्रेस करती हूँ मेरे एटीट्यूड से, लाइक अब मैंने वो काम किया, वो भी पूरे 101% से किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहा या अपना पूरा 100% नहीं दे रहा। तो एटीट्यूड ही जो है वो क्या है हमारी हेल्प करता है, हमारी वैल्यू को एक्सप्रेस करने में ये एक तरह से काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका नॉलेज फंक्शन। इसका मतलब क्या है, एटीट्यूड जो है वो इंडिविजुअल्स की हेल्प करता है किस चीज में, अंडरस्टैंड एंड परसीव द वर्ल्ड अराउंड हिम, कि उसके चारों तरफ जो लोग हैं, उसके चारों तरफ के जो पर्सन्स हैं उनको समझने में, उनके बारे में जानने में एक एटीट्यूड हेल्प करता है। अब जैसे कि आपको पता है आप कॉलेज में अपने फ्रेंड सर्कल बनाते हो, ठीक है। अब आपको कुछ एक टाइम पीरियड में लाइक 1 महीने में आपको पता लग जाता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है उसका एटीट्यूड कैसा है, मीन्स कौन जो है पॉजिटिव वे में जो है क्लास में डील करता है और कौन नेगेटिव वे में डील करता है। तो अगर स्टूडेंट्स का नेगेटिव एटीट्यूड होगा कॉलेज के टुवर्ड्स, फिर चाहे कॉलेज वाले कितना भी करे स्टूडेंट्स को हमेशा उसमें कुछ बुरा ही मिलेगा। कहने का मतलब हम जो हमारा माइंड में बना लेते हैं ना थिंकिंग, वही रहती है। अगर मैंने अपने माइंड में ये थिंकिंग बना ली कि भाई ये पर्सन तो गलत है, फिर वो पर्सन चाहे मेरे लिए ना कितना कुछ कर ले, मुझे वो गलत लगेगा तो लगेगा। तो ये क्या है, एटीट्यूड जो है नॉलेज भी देने में हेल्प करता है, आसपास के एनवायरनमेंट को समझने में भी हेल्प करता है। तो ये 4 फंक्शन बेसिकली जो है एक कॉलेज वाले एक 4 फंक्शन जो है ये आपका एटीट्यूड जो है ये परफॉर्म करता है, जो कि हेल्प करता है आप लोगों की समझने में। ठीक है, समझ में आ गया। हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए, हमने इसके फंक्शंस पढ़ लिए एटीट्यूड के। जो 4 फंक्शन ये हेल्प करता है एडजस्टमेंट करने में, ईगो डिफेंसिव फंक्शन परफॉर्म करता है, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन परफॉर्म करता है, और आपका लास्ट बट नॉट लिस्ट दैट इज नॉलेज फंक्शन परफॉर्म करता है। हमें नॉलेज प्रोवाइड करने में ये हमारी हेल्प करता है। ओके, सो अब उसके बाद में आपका आएगा क्या, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, कि आपके एटीट्यूड कितने तरह का होता है। अब हमें वो जो है यहाँ पर डिस्कस करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड। तो देखिए सबसे पहले एटीट्यूड का टाइप्स क्या क्या है। इसके 3 तरह के होते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन की, तो आपको पता है जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स दैट एन इंडिविजुअल होल्ड टुवर्ड हिज और हर जॉब, कि एक इंडिविजुअल की अपनी जॉब के रिगार्डिंग क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव फीलिंग्स जो वो होल्ड करता है, वो सब कलेक्शन जो है वो आपका इसके अंदर आता है। लाइक अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो तो आप उसके बारे में कितने सेटिस्फाई हो, आप अपनी जॉब को लेकर आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, आपकी क्या फीलिंग है। जैसे आप कई पर्सन क्या होते हैं कि उनको कुछ अच्छे लेवल की जॉब चाहिए बट वो मिल नहीं पाती, तो वो जो है किसी लो लेवल की जॉब पर करने लग जाते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड उस जॉब के रिगार्डिंग हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। तो अगर किसी पर्सन का अपनी जॉब के रिगार्डिंग, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अगर एक पर्सन जो है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा अपनी जॉब के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। ऑब्वियसली अगर आप अपने काम पर खुश हो
तो आप बहुत सेटिस्फाई होकर काम करोगे, ठीक है। और आप जो है अपना पूरा मोटिवेशन के साथ पूरी खुशी से अगर कोई काम करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। वहीं अगर आप डिससेटिस्फाइड होगे उस जॉब पर, तो आपका हमेशा उसके अपने लाइफ को लेकर, अपनी जॉब को लेकर एक नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा। आप बोलोगे क्या है यार, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, किस लिए मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मेरे लेवल की नहीं है, मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा, इस तरह का एटीट्यूड रखोगे। और वहीं अगर आप अपनी जॉब से खुश हो, तो आप जो है चाहे कैसा भी काम कर रहे हो, आपका हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा अपने लाइफ को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, और फिर आप उससे जो है अपना आगे न्यू कुछ कर पाओगे। फिर जब भी हम एटीट्यूड की बात करते हैं, हम हमेशा जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर मैंने अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम ओबी के अंदर ही एटीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम ओबी में एटीट्यूड पढ़ेंगे तो हम हमेशा जो है जॉब सेटिस्फेक्शन को लेकर सोचेंगे, क्योंकि ये हमेशा जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड होता है कि एक पर्सन अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाई है या नहीं है। उसके बाद में आता है आपका जॉब इन्वॉल्वमेंट। अब जॉब इन्वॉल्वमेंट देखो क्या होता है, जॉब के अंदर इन्वॉल्व होना, इसका मतलब डिग्री to which a person identify himself with his job, actively participate and consider his perceived performance level important to self worth। मतलब आप कितना अपने आप को जो है जॉब में इन्वॉल्व कर पाते हो, कितना अपने आप को जॉब से पहचान पाते हो, कितना एक्टिवली अपनी जॉब में पार्टिसिपेट करते हो। अगर आपको मैंने कोई काम दिया, एक तो होता है कि आप मन लगाकर उस काम को कर रहे हो, एक होता है कि आप बस यार ठीक है ना, करना ही तो है, ऊपर से टपा दो। तो यहाँ पर अब देखा जाता है कि आप अपनी जॉब में कितना इन्वॉल्व हो रहे हो, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आप जो है जॉब सेटिस्फेक्शन रखोगे, अपनी जॉब को लेकर आप सेटिस्फाई हो, तो ऑब्वियसली आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। ज्यादा इन्वॉल्व का मतलब क्या है कि आप जो है मतलब बंक कम करोगे, आप जॉब डेली आओगे, डेली अपने काम को परफॉर्म करोगे, क्योंकि आप हैप्पी हो उस चीज को। और वहीं अगर आपको धक्के से अगर जाना पड़े, तो आप रोज सुबह उठ के सोचोगे काश आज छुट्टी होती, मुझे तो नहीं जाना था जॉब पर। तो यही लिखा हुआ है, अगर आप जॉब से सेटिस्फाई हो तो उससे आपके लो एब्सेंटिज्म, आपके एब्सेंट कम होगी और आपकी प्रेजेंट ज्यादा होगी। एंड एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वही इंडिकेट करता है कि एक इंडिविजुअल अपनी जॉब के रिगार्डिंग कितना ध्यान रखता है, कितना केयर करता है। तो बेसिकली जॉब इन्वॉल्वमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसका मतलब है कि एक पर्सन अपने आप को कितना जॉब के अंदर इन्वॉल्व कर पाता है, कितने अच्छे से वो जॉब में काम करता है, और कितना टाइम अपनी जॉब को देता है, कितना जॉब के बारे में सोचता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी जॉब को लेकर बर्डन फील होता है ना, इट मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब। और वहीं अगर आप अपनी जॉब को खुशी खुशी करते हो, सुबह उठते ही आपको आता है यस आज हमें ऑफिस में जाना है, मुझे ये काम करना है, आप खुशी खुशी कुछ बोलते हो, that is means that you are satisfied with your job। आप खुश हो अपनी जॉब से, आप जो है सेटिस्फाई हो, तो आपके वहां पर अब्सेंटिज्म कम होकर प्रेजेंट ज्यादा होगी, आप अपनी जॉब के अंदर इन्वॉल्व ज्यादा हो जाओगे, ठीक है। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट का मतलब है कि एक पर्सन अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करता है, उसके गोल्स को अपना गोल्स मानता है। तो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, डिग्री किस हद तक एक एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है किससे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, एंड विश टू मेंटेन मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किस लेवल तक एक पर्सन अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा समझता है, और वो चाहता है कि वो क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना रहे, वो कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, ठीक है। तो रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब और absenting versus जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ प्रेडिक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप अपनी जॉब से रिजाइन दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना चाहते। इट मीन्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो, तो वहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। और वहीं अगर आप जॉब पर बने रहना चाहते हो, तो इसका मतलब आप उस जॉब से सेटिस्फाई हो, तो आप वहां पर रिजाइन भी नहीं दोगे, आप वहां पर बने रहना चाहोगे। तो यही दो चीजें, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन और आप जॉब के ऊपर बने रहना चाहते हो या हटना चाहते हो, ये दो मेन इंडिकेटर होते हैं जो कि बताते हैं
ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट को लेकर, एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कितना कमिटेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट डिपेंड करता है किससे, डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, जॉब एंड जॉब एनरिचमेंट फैक्टर। तो बेसिकली हमने ये 3 जो टाइप्स एटीट्यूड के किए वो क्या क्या है। सबसे पहला जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या है कि एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाई है या नहीं है। अगर वो अपनी जॉब को लेकर खुश है, इट मीन्स वो सेटिस्फाई है, इट मीन्स वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। वहीं अगर वो डिससेटिस्फाई है, इट मीन्स उसका नेगेटिव एटीट्यूड है। जॉब इन्वॉल्वमेंट आता है सेकंड। इसका मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को लेकर कितना सोचता है, कितने दिन जॉब पर जाता है, कितना अपने जॉब के बारे में खुश होकर काम करता है। ये जॉब इन्वॉल्वमेंट आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ ही इंटरलिंक्ड होता है, क्योंकि अगर आप जॉब से सेटिस्फाई हो तो ऑब्वियसली आप जॉब के अंदर इन्वॉल्वमेंट भी पूरा दिखाओगे। वहीं अगर आप जॉब से डिससेटिस्फाई हो तो आप जॉब पर इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखाओगे। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब इन्वॉल्वमेंट दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाई है, जॉब के बारे में सोचता भी है, इन्वॉल्व भी रहना चाहता है, इट मीन्स वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा समझता है और वो जो है अपना सारा काम जो भी करेगा ऑर्गेनाइजेशन को देखकर करेगा। वहीं अगर वो डिससेटिस्फाई है और जॉब का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन दे देगा। तो आई थिंक अब आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड क्या है और कौन कौन से हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है टॉपिक, दैट इज योर थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड, जिसके अंदर हमने जो है गाइस हमारी 4 थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है। दैट इज योर बैलेंस थ्योरी, कॉन्ग्रुइटी थ्योरी, अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। तो अब ये 4 थ्योरी के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। आज की ही क्लास के अंदर हम पूरा एटीट्यूड का टॉपिक कवर कर देंगे, खत्म कर देंगे। आई नो थोड़ी सी बड़ी क्लास हो जाएगी, मे बी 1 आवर की, बट 1 क्लास आपके लिए फिर रेलिवेंट होगी। एटीट्यूड के टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको मिस नहीं कर पाओगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे आती है दैट इज योर बैलेंस थ्योरी। तो बैलेंस थ्योरी क्या कहती है, देखिए अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले बैलेंस थ्योरी जो है उसको लेकर आए थे, उस पर्सन का नेम क्या है, जस्ट अ मिनट, फ्रिट्ज हाइडर। ये जो है ये पर्सन है जिन्होंने बैलेंस थ्योरी को प्रोपाउंड किया। अब बैलेंस थ्योरी क्या कहती है, आपने नाम से सुना होगा बैलेंस, मतलब जब क्या करते हैं, 2 चीजों में बैलेंस बनाकर रखते हैं, वो आपकी बोलती है बैलेंस थ्योरी। तो बैलेंस थ्योरी जो है वो किसके कंसर्न करती है, कंसिस्टेंसी इन द जजमेंट ऑफ पीपल और इश्यूज दैट आर लिंक्ड बाय सम फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। इट मीन्स कि एक जो पर्सन है उसकी क्या जजमेंट है किसी अनदर के रिगार्डिंग, ठीक है। अब मान लो एक यहाँ पर ये एक ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है पूरा बैलेंस थ्योरी का। ये मैं अभी आपको एक दिखाऊंगी, ये देखिए, ये यहाँ पर ये आपकी बैलेंस थ्योरी का स्ट्रक्चर होता है, जहां पर एक ऑब्जर्वर है जो कि सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, एक पर्सन होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि एक पर्सन का बिहेवियर कैसा है उस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो अगर उसका पॉजिटिव है देन इट्स ओके, अगर नेगेटिव है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है पॉजिटिव में। इट मीन्स एक बैलेंस बनाया जाता है इनके बीच में, ताकि जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है दोनों को बैलेंस किया जा सके। अभी आपको ये अच्छे से समझ नहीं आएगा, अभी जब हम पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया किसने, फ्रिट्ज हाइडर ने। जो इसका मेन रोल है इस थ्योरी का वो क्या है, कंज्यूमर्स को मोटिवेट करना कि वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके परसीव्ड कंसिस्टेंसी इन द रिलेशन फाउंड इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में जो रिलेशन फाउंड किए जाते हैं उनको मेंटेन करके रखना, उसके लिए कंज्यूमर को मोटिवेट किया जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये कंसिस्टेंसी और ये क्या है, तो सुनो, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ह्यूमन जो है वो क्या प्रेफर करे, कंसिस्टेंसी अमंग देयर बिलीफ, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मतलब कि ऐसा ना हो कि आप एक टाइम पर अपने बिलीफ को कुछ और रख रहे हो और अनदर टाइम पर आप उसको चेंज कर रहे हो। वहां कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, जो आपने अपना पहले बिलीफ बना रखा है उसी बिलीफ को कंटिन्यू करके चलो। तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है कंज्यूमर को। ये बेसिकली आपकी फोकस करती है किसके ऊपर, रिलेशन। यहाँ पर 3 चीजों के रिलेशन के बारे में बताया जाता है बैलेंस थ्योरी के अंदर, और वो 3 क्या क्या है, ऑब्जर्वर जो मैंने अभी अभी आपको वो डायग्राम दिखाया, पर्सन और ऑब्जेक्ट।
ऑब्जर्वर कौन होता है? जो सारी चीजें ऑब्जर्व करेगा। एक पर्सन, जो हम इस यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक पर्सन लेंगे और एक ऑब्जेक्ट लेंगे, और फिर इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इतना समझ में आया अभी? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे अभी बताया कि ये जो तीन एलिमेंट, तीन चीजों के बीच में जो रिलेशन होगा दैट इज योर पर्सन, अदर पर्सन या इम्पर्सनल। इम्पर्सनल जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका ऑब्जेक्ट, और पर्सन यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑब्जर्वर। ओके, तो यहाँ पर अब जो इनके बीच में रिलेशनशिप होगा वो दो तरह का रिलेशनशिप होगा। अब वो देखिए क्या, अब होता तो ये थ्री टायर्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इन तीनों के बीच में जो ये रिलेशनशिप यहाँ पर आएगा, ये दो तरह का रिलेशनशिप होता है। फर्स्ट वन होगा लिंकिंग रिलेशन और सेंटिमेंट, और सेकंड वन होगा यूनिट रिलेशन। अब आप बोलोगे मैम ये लिंकिंग रिलेशन क्या है और ये यूनिट रिलेशन क्या है? अब ये देखिए, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले यहाँ देखिए, सिस्टम जो कंपोज्ड होगा ऑब्जर्वर का, पर्सन का और ऑब्जेक्ट का, उसको हम ट्रायड कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम बनेगा, इस पूरे को बोला जाता है क्या? ट्रायड। ट्रायड क्यों? क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स के बीच में है। तीन एलिमेंट्स कौन कौन से? ऑब्जर्वर, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो इनके बीच में रिलेशन बनेगा उसको वही हमने अभी अभी जो बोला, या तो आपका लिंकिंग रिलेशन, या जिसको हम बोले सेंटिमेंट रिलेशन, या फिर आपका यूनिट रिलेशन। अब इन रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सेंटिमेंट रिलेशन जो है वो क्या होता है? वो रिलेशन जो कि आपके ऑब्जर्वर और अदर एलिमेंट्स के बीच में होगा, उसको बोलेंगे क्या? सेंटिमेंट रिलेशन। मीन्स आपके ऑब्जर्वर का, यहाँ इस डायग्राम में देखिए, वेट मैं आपका कलर चेंज करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सको। यहाँ ये ऑब्जर्वर है, राइट? इस ऑब्जर्वर का इस पर्सन के साथ और इस ऑब्जर्वर का इस ऑब्जेक्ट के साथ ये जो रिलेशन होगा इसको बोलते हैं सेंटीमेंट रिलेशन या लिंकिंग रिलेशन, बिकॉज यही आपका क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है दो चीजों को, ठीक है। एंड फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट पर्सन रिलेशन। अब ऑब्जेक्ट पर्सन रिलेशन क्या है? अब ये देखिए, ऑब्जेक्ट पर्सन रिलेशन क्या होता है? एक यूनिट रिलेशन होता है, जो कि किस किस के बेस पर होगा? आइडिया दैट टू एलिमेंट आर इन सम वे कनेक्टेड टू वन अनदर। मीन्स अब ये दोनों एलिमेंट किस वे से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, इसको बोलते हैं यूनिट रिलेशन। तो बेसिकली आपका ये कैसे बनती है? आपका ये देखिए, सबसे पहले अभी हमने बैलेंस थ्योरी में क्या पढ़ा कि यहाँ पर तीन एलिमेंट होते हैं, दैट इज योर ऑब्जर्वर। फर्स्ट वन आप कहीं पर भी किसको लिख सकते हैं? यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वर लिखा, यहाँ मैंने लिखा पर्सन, एंड देन यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट। ओके, अब जो आपका ऑब्जर्वर का रिलेशन होगा किससे? आपके अनदर आइटम से, मतलब अनदर ऑब्जेक्ट से, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सेंटिमेंट रिलेशन। इसका रिलेशन इसके साथ एंड इसका रिलेशन इसके साथ, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड योर यूनिट रिलेशन, ठीक है। और इनके बीच में बैलेंस बनाना ही यहाँ पर क्या होता है? बैलेंस थ्योरी का काम होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन सब चीजों को जो है बैलेंस बना के इसके अंदर रखा जाता है। इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो सपोज अगर मैंने ये बोला कि वेट, आपको इससे बताती हूँ। यस, अगर मैंने अब आपको यहाँ पर ये बोला तो इसमें एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, लाइक ये जो आपका पर्सन है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब पर्सन में सपोज मैंने कोई भी नेम ले लिया, मिस्टर एक्स, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में भी मैंने कोई नेम ले लिया, कोई भी, यू कैन से कोई ऑर्गेनाइजेशन मैंने ले ली, वाई ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ऑब्जर्वर ने क्या किया? चेक किया कि मिस्टर एक्स जो है ना उसका बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन वाई को लेकर। तो अब यहाँ पर क्या जरूरत है और इस ऑब्जर्वर को कि इस एक्स के एटीट्यूड को चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन वाई के लिए। तो ये आपकी कहलाती है बैलेंस थ्योरी, और ये आपके ऑब्जर्वर का काम है कि ये इसका क्या करेगा? इसके एटीट्यूड को चेंज करेगा। सो ये थी बेसिकली आपकी जो है बैलेंस थ्योरी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा।
दोबारा से अगर कहीं पर डाउट हो एक बार और इसको सुनना, समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इस थ्योरी का कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी वीक परसीव्ड रिलेशन आर जनरली चेंज्ड। अब अभी हमने देखा ना कि जो मिस्टर एक्स है उसका रिलेशन वीक था, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन वाई के लिए। तो अब उसी रिलेशन को यहाँ पर चेंज किया जाता है, जो भी वीक रिलेशन है उसको चेंज किया जाता है। और जबकि अगर यही होता कि मिस्टर एक्स जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन वाई को लेकर बहुत जो है पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस बनाया जाता है कि अगर वीक रिलेशन है उसको चेंज करना स्ट्रॉन्ग के अंदर, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग ही रखेंगे। ये बेसिकली इस थ्योरी का कंक्लूजन है। और इस थ्योरी को यूज किया जाता है किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इफेक्टिवनेस को। और इसको अप्लाई भी किया जाता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन टेलीविजन शो, टेलीविजन शोज के प्रोडक्ट प्लेसमेंट में, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर में और कंज्यूमर ब्रांड रिलेशनशिप में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इसका एक नॉर्मल बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेकर चले, जैसे कि बहुत सारी एड आपने देखी होगी, ठीक है। अब किसी भी प्रोडक्ट के लिए लेकर हम जो है एक्टर्स से ऐड करवाते हैं, ठीक है। अब एक्टर्स आपने देखा होगा किसी ऐड में अमिताभ बच्चन, किसी के अंदर विद्या बालन जो उसकी हेयर ऑयल की ऐड करती है। अब वो हेयर ऑयल की यहाँ ऐड करती है तो बेसिकली उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जिस पर्सन का नेगेटिव एटीट्यूड है उस हेयर ऑयल को लेकर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। और जिसका पॉजिटिव है ऑलरेडी उसका तो ठीक है, उसको तो क्या चेंज करना है, लेकिन जिसका नेगेटिव एटीट्यूड है उस हेयर ऑयल को लेकर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। और वो कौन करता है, आपके एक्टर लोग। तो यहाँ पर जो आपके एक्टर हो गए, आपकी जो विद्या बालन है, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जर्वर। एंड जो प्रोडक्ट हेयर ऑयल है दैट इज योर ऑब्जेक्ट। एंड कस्टमर्स, वी आर कस्टमर्स, देन वी आर कंसिडर्ड एज अ पर्सन। अब आई होप आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बैलेंस थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ पर कस्टमर की थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश की जाती है, अगर अनफेवरेबल है उसको फेवरेबल में लाया जाता है। ये काम कौन करता है, आपका ऑब्जर्वर करता है। ऑब्जर्वर का जो भी रिलेशन होता है आपके पर्सन या ऑब्जेक्ट से, दैट इज योर सेंटिमेंट रिलेशन और वी कैन से लिंकिंग रिलेशन। और जो आपके यूनिट के बीच में जो रिलेशन होता है, या मैं बोलूं अगर पर्सन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट रिलेशन। क्योंकि हमारा रिलेशन प्रोडक्ट के साथ एज अ यूनिट रिलेशन हुआ ना, लेकिन जो एक्टर जो हमें दिखाएगा उनके साथ हमारे सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं कि यस, अगर अमिताभ बच्चन ने ये ऐड की है तो भाई ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। तो ये होती है आपकी बैलेंस थ्योरी। उसके बाद में अब आती है हमारी कॉन्ग्रुएटिव थ्योरी। अब ये क्या कहती है, देखिए, कॉन्ग्रुएटिव थ्योरी जो है वो आपकी बैलेंस थ्योरी के सिमिलर ही होती है। इसके अंदर जो है कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, बट यहाँ पर फोकस जो है इस थ्योरी का वो किसके ऊपर होता है, चेंजेस इन इवेल्युएशन ऑफ सोर्स एंड अ कॉन्सेप्ट दैट आर लिंक्ड बाय एन एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव असर्शन। कि यहाँ पर जो है सोर्सेस के इवोल्यूशन में चेंजेस किया जाता है, और एक कॉन्सेप्ट जो कि क्या करेगा, आपकी एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव, मतलब जिस चीज को फेवरेबल में है और जो अनफेवरेबल में है उनको लिंक करने की कोशिश करता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से ही करेंगे ताकि आप लोगों के लिए ये थ्योरी बहुत इजीएस्ट हो जाए और आपको इजीली समझ आ जाए। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कॉग्रेटिव थ्योरी। हाँ, यहाँ पर वन मोर थिंग कि ये जो थ्योरी है ये आपकी प्रोपाउंड किसने की है, पहले हम इसको देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ये जो थ्योरी है आपकी कॉग्रेटिव थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं ऑसगुड एंड टैननबर्न, जो है उन्होंने 1960 के अंदर इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया। और ये थ्योरी जो है बेसिकली मतलब यहाँ पर जो इवोल्यूशन होगा या जो भी चेंजेस होंगे वो आपके किसी भी एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव असर्शन, मतलब आपने कुछ अच्छा सुना किसी के बारे में और कुछ बुरा सुना, तो अगर आप किसी को फेवरेबल भी करोगे तो एक साथ करोगे दोनों को, और डिसफेवरेबल भी एक साथ करोगे। ये आपको अभी मैं एग्जांपल दूंगी, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी यहाँ देखिए, कॉग्रेटिव एग्जिस्ट व्हेन अ सोर्स एंड कॉन्सेप्ट। जो कॉग्रेटिव ये कब एग्जिस्ट हो जाएगा, जब कोई भी सोर्स या कॉन्सेप्ट जो है वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड होगा, उसका सेम ही इवोल्यूशन होगा। एंड व्हेन अ सोर्स एंड कॉन्सेप्ट नेगेटिवली एसोसिएटेड हैव एग्जैक्टली अपोजिट इवोल्यूशन अटैच्ड टू देम। मतलब आप किसी चीज को पसंद करने लगे तो वो आप एक साथ दोनों चीजों को आपको अच्छे लगने लगी, और जब बुरी लगने लगी तो दोनों एक साथ बुरी लगने लगी। इसका मतलब जैसे कि अगर मान लो आपको आपको कोई पर्सन पसंद है, ठीक है, और उसी पर्सन ने कुछ बैड रिमार्क्स दे दिया किसी के बारे में, तो आपके लिए दोनों की ही वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसको ये बोलते हैं आपकी कॉन्ग्रुएटिव थ्योरी,
कि अगर आप जो है, यहाँ देखिए आपको एग्जांपल से समझाते हो, अगर आप किसी चीज को एक साथ दोनों को पसंद करते हो तो एक साथ दोनों को जो है वो नेगेटिविटी में चली जाती है। जैसे यहाँ पर आपने बोला एज्यूम अ पर्सन लाइक बोथ हिलेरी क्लिंटन एंड बराक ओबामा। एक पर्सन जो है सपोज करो वो दोनों को ही पसंद करता है, हिलेरी को और बराक ओबामा, दोनों को ही वो पसंद करता है। लेकिन उसने एक पर्सन ने ये देखा कि जो बराक ओबामा जो है उसने बहुत ही एक मतलब बिल्कुल गंदा रिमार्क दिया किसके बारे में, हिलेरी क्लिंटन के बारे में। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जो डिसएसोसिएटिव असर्शन जो है, जो आपकी मतलब जो ये इन्होंने ऐसा रिमार्क दिया, जो तो इसकी वजह से जो आपकी डिसएसोसिएटिव मतलब आपके माइंड में नेगेटिविटी आई, तो वो उसकी वजह से दोनों ही ये पॉजिटिव एटीट्यूड को उसने इवेल्युएशन को डिक्रीज कर दिया। क्योंकि अब आपके मन में आया कि ठीक है, पहले तो बराक ओबामा ने इसके बारे में बोला, तो मतलब जो बोला आपने उस पे बात को रिएक्ट किया कि यस अच्छा ये ऐसे हैं, आपने ऐसे बोला। देन बराक ओबामा ने ये बात बोली, तो आपके मन में दोनों के लिए ही क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, दोनों की ही आपके लिए क्या हो जाएगा, एटीट्यूड चेंज होकर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं मस्ट क्लिंचिंग हर्ट बोथ सोर्स क्रेडिबिलिटी, मतलब दोनों ही सोर्स को इसने हर्ट किया। अब कई बार होता है ना, आपका फ्रेंड जो है, ठीक है, आपको जो चीज पसंद नहीं वही कर देता है, तो आपको दोनों साइड से आपके लिए नेगेटिविटी हो जाती है, आपको अपने फ्रेंड पे अच्छा नहीं लगता, उसके लिए भी आप गलत सोचते हो, और जो चीज उसने की उसके लिए भी गलत सोचते हो। तो ये आपके कॉन्ग्रेटिव थ्योरी होती है, कि जिसके अंदर क्या है कि आपकी एक जो मतलब असर्शन होती है, आपने पॉजिटिवली किया या आपने नेगेटिवली किया। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो दोनों के बारे में सोचोगे, लाइक अगर आपके फ्रेंड ने किसी के बारे में अच्छा बोला तो आप जो है उसके बारे में भी आप भी अच्छा सोचना शुरू कर दोगे, और वही अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो आप उसके बारे में भी नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे। ये बेसिकली हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर ये चीजें होती है, जो कि हम मतलब कई बार देखते भी है कि अगर आप किसी ने अच्छा बोला तो आप जो है अच्छा सोचोगे, बुरा बोला तो आप उसके लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हो। ये आपकी कहलाती है कॉन्ग्रुटिव थ्योरी। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि आपकी कॉग्निटिव थ्योरी जो कि ऑसवर्ड ऑसगुड एंड टेननबम में दी, वो क्या कहता है, अगर आपका किसी भी चीज के रिगार्डिंग फेवरेबल एटीट्यूड है ना, तो वो आपका अफेक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सेम डायरेक्शन में। मतलब अगर आप किसी चीज को पॉजिटिवली देखते हो तो आप दूसरी चीज को भी पॉजिटिव वे में देखोगे, और अगर आप किसी चीज को नेगेटिविटी में देखते हो तो आप दूसरी चीज को भी नेगेटिव वे में ही देखोगे। तो ये जो है ये आपका प्रिंसिपल जो है कॉग्निटिव का, वो ऑपरेट करता है जब दो एटीट्यूड जो है वो आपके असर्शन के थ्रू लिंक होते हैं, किसी भी आपके एटीट्यूड के थ्रू लिंक होते हैं, आपने कोई भी स्टेटमेंट के थ्रू लिंक होते हैं। अगर आप किसी चीज को लेकर अच्छा सोचोगे, आप दूसरी चीज को लेकर भी अच्छा सोचोगे, और अगर आप किसी चीज को नेगेटिविटी में लोगे तो दूसरी चीज भी आपको नेगेटिव ही दिखाई देगी। ठीक है ना। और अगर आप कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेते हो जिसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, तो आप उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हो। इसमें कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, लाइक अगर आप जो है किसी भी पर्सन को उसके मतलब उसके मनी से नहीं, आप उसकी वैल्यू से देखते हो। तो अगर आपको कोई पर्सन उसकी वैल्यू से अच्छा लगता है तो आपको दूसरा पर्सन भी उसकी वैल्यू से अच्छा लगेगा, आप उसको मनी के वे में नहीं देखोगे। मीन्स आपका नजरिया देखने का यहाँ देखा जाता है। आप अपनी लाइफ को अगर पॉजिटिव वे में देखते हो, आप किसी सिचुएशन को पॉजिटिव वे में देखते हो, तो आप दूसरी सिचुएशन को भी पॉजिटिव वे में ही देखोगे। तो ये बेसिकली आपकी कॉन्ग्रुटिव थ्योरी कहती है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद में आपकी नेक्स्ट जो आती है, दैट इज योर just a minute। यस तो उसके बाद की हमारी जो हम बात करेंगे वो होगी आपकी अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, जिसको कि हम स्ट्रक्चरल थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये किस चीज से कंसर्न होती है, व्हाट हैपन विद इन द इंडिविजुअल व्हेन एन एटीट्यूड चेंज। अगर किसी इंडिविजुअल का एटीट्यूड चेंज होगा तब क्या होगा उस इंडिविजुअल के अंदर, उसको बोलते हैं आपकी अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। मतलब किसी भी सिचुएशन ने अगर आपके एटीट्यूड को बदल दिया, देन आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज योर अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। ये कंसर्न होगा कंसिस्टेंसी जो होती है एक पर्सन की ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका ओवरऑल एटीट्यूड कैसा रहता है, और आपका बिलीफ जो है उस रिलेशनशिप को लेकर, उसके बारे में, तो वो सब चीजें आपको ये वाली थ्योरी बताती है। अब यहाँ पर जो हमने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात की, इसका मतलब क्या होता है, एंड रिलेशनशिप एक ऑब्जेक्ट के बीच में और इश्यूज के बीच में, और अचीवमेंट जो है डिजायर्ड और अनडिजायर्ड
डिजायर्ड वैल्यू ऑफ गोल्स की, वो सारी आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंदर जो है यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। तो ये आपकी थ्योरी जो है वो इतनी थी अफेक्टिव कॉग्निटिव, जिसमें मतलब जस्ट इतना बोला जाएगा कि किसी भी आपका जो एटीट्यूड चेंज होने की वजह से जो भी आपके अंदर चेंजेस आते हैं, एक पर्सन के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर चेंजेस आते हैं, उन सबको बताती है आपकी कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। उसके बाद में आपके नेक्स्ट आती है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या कहती है ये देखिए, ये आपकी लिटिल बिट सिमिलर होती है अफेक्टिव कॉग्निटिव थ्योरी से, जो कि अभी हमने पढ़ी, जिसको हम स्ट्रक्चरल थ्योरी भी कहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि स्टिमुलाई अराइज फ्रॉम एनवायरमेंट इन द फर्स्ट वन। ये जो अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थी, यहाँ पर स्टिमुलाई की जो है, स्टिमुलाई क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको देखकर आप जो है रिस्पॉन्ड करते हो। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वो आपका इन्वायरमेंट से आता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, किसी अनदर पर्सन ने आपके साथ कैसे ट्रीट किया, देन आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये आपका वहां से आपको पता लगता है। आपके बाहर से कुछ भी अगर चेंजेस हुआ वो आपके एटीट्यूड को अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो थ्योरी है ये क्या है, टेंड्स टू टाई इन द थर्ड कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। ये जो है आपके तीन कंपोनेंट जो है एटीट्यूड का, जो थर्ड कंपोनेंट है उसको टाई अप करता है। अब वो क्या है, अब वो देखिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो है तीन तरह की कॉग्निशंस होती है। अब ये क्या है, दोबारा हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, वैसे आपको इतना मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या है, जब आपके कॉग्निशन के, मैंने आपको बताया था माइंड, इट मीन्स आपके बिलीफ, आपकी वैल्यू, आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हो, वो थ्योरी आपको क्या कहती है। तो लिसन, यहाँ पर जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है, यहाँ देखिए, ये जो है आपको कहती है वी एक्ट टू रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट। हम यहाँ पर एक्ट करते हैं ताकि हम हमारे डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मतलब डिसोनेंस, जो चीज आपको पता है गलत है उसको रिमूव करने के लिए जो है कुछ भी एक्शन करते हैं, वो आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस में आता है। हम फील करते हैं कि टू ऑफ आवर थॉट, आपके अंदर दो थॉट्स आते हैं आपके कॉग्निशंस के अंदर, वो इनकंसिस्टेंट होती है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। जैसे मैंने आपको बोला आपका माइंड कुछ और कह रहा है जबकि आपकी फीलिंग्स कुछ और कह रही है। तो जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जाती है, दैट इज योर कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपकी अफेक्टिव वाली में तो क्या था, आपके एनवायरमेंट में से कुछ भी आया और आपने जो है आपका एटीट्यूड चेंज कर दिया, आपने रिएक्ट किया। यहाँ पर आपके खुद के अंदर जो है दो अलग अलग चीजें चल रही है, आपका दिमाग कुछ कहता है, आपका दिल कुछ कहता है, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, when we become aware that our attitude and our action clash, जब हमें पता है कि हम जिस तरह से हमारा एटीट्यूड है और जो हम एक्शन कर रहे हैं वो दोनों आपस में क्या है, क्लैश हो जाएगा, दोनों अपोजिट जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है रिड्यूस करते हैं हमारे रिजल्टिंग डिसोनेंस को बाय चेंजिंग आवर एटीट्यूड। तो यहाँ पर अब हमें हमारे एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उसको सही करने के लिए। जैसे कि देखो, आपको पता है यू हैव बिलीव दैट चीटिंग ऑन टेस्ट इज बैड। आपको पता है, आपका मानना है, आपका बिलीफ कहता है कि अगर आप टेस्ट में चीटिंग करोगे तो ये क्या होगा, आपके लिए बैड है, बुरा है, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, राइट। फिर लेकिन आप फिर भी टेस्ट में चीटिंग कर लेते हो। अब आपको पता है टेस्ट में चीटिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी आपने चीटिंग की। तो यू डू नॉट लाइक द टीचर, सो दैट क्लास इट इज ओके, सो इन दैट क्लास इट इज ओके। और फिर नेक्स्ट आपके माइंड कहती है कि यू डू नॉट लाइक द टीचर्स, सो इन दैट क्लास इट इज ओके, कि आपको वो टीचर पसंद नहीं है उस क्लास में, तो ये ठीक है, हम चीटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, आपका माइंड कहता है बेटे चीटिंग नहीं करनी, लेकिन आपकी फीलिंग कहती है हमें चीटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि वो टीचर अच्छा नहीं है, तो उस क्लास में हम कर सकते हैं। यहाँ आपका माइंड अलग जा रहा है, आपका एक्शन अलग जा रहा है, सोच कुछ और रहे हो, करना कुछ और है। तो यहाँ पर आपकी क्या है, डिसोनेंस आ जाती है। आप जब कंसिस्टेंसी नहीं बनाते, आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो। एक और यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ देखिए, आपको पता है स्मोकिंग सिगरेट इज अनहेल्दी। अगर आप सिगरेट स्मोक करते हो वो अनहेल्दी है, ठीक है, अनप्लीजेंट टेंशन स्टेट आ गई, और फिर आप सिगरेट स्मोक भी करते हो। अब आपको पता है स्मोकिंग सिगरेट जो है अनहेल्दी है, स्मोकिंग सिगरेट अनहेल्दी है, आई डू नॉट स्मोक सिगरेट एनीमोर। एक चीज तो आपको ये बोलती है, आपका माइंड एक तो बोलता है कि भाई स्मोकिंग करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, अब मैं और स्मोकिंग नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि जो रिसर्च ने जो स्मोकिंग के ऊपर रिसर्च की वो कोई कंक्लूसिव नहीं निकली, कोई उसने ये ऐसा बताया नहीं कि स्मोकिंग करना बुरी बात है, तो मैं तो सिगरेट स्मोक करूंगा ही करूंगा। अब आप बोलोगे मैम कैसे कैसे एग्जांपल्स दे रहे हो, बट गाइस
समझने के लिए आपको समझाना पड़ेगा तो उसके लिए चलेगा। तो यहाँ पर अब क्या है, देखो एक तरफ तो आप क्या कह रहे हो कि यस ये चीज बुरी है नहीं करनी, दूसरी तरफ आपका माइंड कह रहा है कर सकते हैं ना, अभी तक कौन सा प्रूव हो गया कि ये चीज गलत है, तो वहां आप करने की सोच रहे हो। ये होती है कॉग्निटिव, आपके माइंड के अंदर जब अपोजिट डायरेक्शंस जा रही है दोनों चीजों की। या आप कुछ और भी आपने देखा होगा, लाइक आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपका माइंड बोलेगा बेटा एग्जाम आ रहे हैं पढ़ ले, फिर आप सोचोगे अभी तो बहुत दिन पड़े हैं ना, मूवी देख लेते हूँ, कल पढ़ लूंगा। अब यहाँ पर दोनों साइड आपका माइंड जा रहा है, ये आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस कहती है, इनके बीच में बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ये थ्योरी बोलती है। तो ये थी गाइस हमारे आज की क्लास। आज एटीट्यूड का हमने पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया, हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, जो कि हमने क्या क्या पढ़ा, एटीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, जिसमें हमने 3 कंपोनेंट लिए, अफेक्टिव, बिहेवियर, कॉग्निटिव। अफेक्टिव हमारे माइंड, बिलीफ, इन सबसे रिगार्डिंग, बिहेवियर हमारे एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, सॉरी कॉग्निटिव माइंड बिलीफ और उसके रिगार्डिंग, बिहेवियर आपके एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, एंड इफेक्टिव आपके फीलिंग्स के रिगार्डिंग। उसके बाद में हमने फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस के बाद में हमने टाइप्स पढ़ा, देन हमने इसकी 4 थ्योरीज के ऊपर डिस्कशन किया। आई होप गाइज अब आप लोगों को ये जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है देन प्लीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और हमारी क्लासेस ऐसे ही चलती रहेगी, हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट गाइज, हैप्पी लर्निंग, stay safe, stay happy, bye bye, take care.